Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 6th of October 2022, Thursday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also find top news headlines from Economic Times, Mint, and Business Standard PDF on this Telegram channel. Apart from it, you can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, and Instagram. So let's start with today's discussion. Motivation of the day is you are never too old to set another goal or to dream a new dream. आज के न्यूज़ एनालिसिस में हम ये न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे, तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। WTO पैक्स 2023 ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ एट 1%। कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इंडिया का जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है, जो गुड्स का एक्सपोर्ट है, वो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्री से इम्पैक्ट हुआ, किस तरीके से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ग्लोबल लेवल पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और इसी के बाद रिसेंटली WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट में WTO ने जो ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम है उसका फोकास्ट 1% किया है। इट मीन्स WTO की इस फोकास्ट के अकॉर्डिंग अपकमिंग टाइम में ग्लोबल लेवल पर रिसेशनरी कंडीशंस प्रिवेल करेंगी, जिसकी वजह से जो पहले 3.4 का ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम एस्टिमेट किया था WTO ने अब उसको रिड्यूस करके 1% कर दिया है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आगे आने वाले टाइम में जो ग्लोबल इकोनॉमीज होती हैं वो रिसेशन की कंडीशन में जाएंगी। एंड एज पर दिस फोरकास्ट ऑफ WTO रिसेशन इज कन्फर्म। और उसके अकॉर्डिंग जो ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम है, ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम मीन्स जो कंट्रीज़ के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो केवल और केवल 1% होगा, जो कि पहले 3.4% का प्रोजेक्शन था। और डेफिनेटली अगर ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम फोकास्ट डिक्रीज हुआ है तो उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के मर्केंटाइज एक्सपोर्ट पर भी देखने को मिलेगा। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो गुड्स का एक्सपोर्ट है उसमें मेजर सेटबैक, मेजर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है आफ्टर दिस प्रोजेक्शन ऑफ WTO। और WTO के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड ट्रेड मोमेंटम है वो सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर अपना जो ग्रोथ पेस है उसको लो करना शुरू करेगा और फाइनेंशियल ईयर 24 या कैलेंडर ईयर 23 तक जो ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम है वो सबड्यूड ही रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं वो मल्टीपल शॉक जो हैं वो फेस करेंगी, क्योंकि अभी पैंडमिक से रिकवरी स्टार्ट ही हुई थी और रशिया यूक्रेन क्राइसिस होगी, जिसकी वजह से एनर्जी के जो प्राइसेस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट हमें रॉ मटेरियल्स पर, अदर कमोडिटीज़ या उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। तो सेम पैटर्न WTO ने भी आइडेंटिफाई किया है। हाउएवर if we see the growth forecast, it is still not negative। अभी भी जो growth forecast है वो positive ही है दोनों ही years के लिए। It means there may be trade but less trade in comparison to the normal situations। हालांकि कई सारे इकोनॉमिस्ट और इवन WTO ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो ये फोरकास्ट किया गया है, इस फोरकास्ट में जो अनसर्टनिटी है उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है टोटली उस पर डिपेंड करेगा कि जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं, ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम है वो किस तरीके से ग्रो करेगा। तो ये जो फोरकास्ट किया है WTO ने 1% का ग्लोबल ट्रेड का, ये भी हाईली अनसर्टन है क्योंकि किस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो आगे आता है और उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमीज पर किस तरीके से पड़ता है, ये बहुत अनसर्टन सिचुएशन है। ऑल्दो एज पर द करंट प्रिवेलिंग सिचुएशन WTO ने 1% का फोरकास्ट किया है। और ऐसा नहीं है कि WTO ने अपना फोरकास्ट पहली बार रिवाइज किया। इससे पहले अप्रैल मंथ में जो अप्रैल का एस्टिमेट था वो 3.3% का था, उसको अपवर्ड रिवीजन किया था WTO ने 3.5% का। लेकिन इस बार एक मेजर चेंज किया है, मेजर स्लैश डाउन किया है ग्लोबल ट्रेड के फोरकास्ट में। अप्रॉक्सीमेटली 2.5% का रिडक्शन WTO ने इस बार अपने ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम के फोरकास्ट में किया है। और क्लियरली WTO ने इंडिकेट किया है कि ऑल दीज इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस और सप्लाई वल्नरेबिलिटीज आर लीडिंग टू द स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। And what are the major shocks that has been identified? WTO
for trade and output, war in Ukraine, high energy prices, inflation, and monetary policy tightening. All these four factors will lead to low global trade or decline in global trade that may leads to less economic growth or reduction in economic growth as per the WTO Director General. And this is the bleak outlook by WTO. सो वर्ल्ड ट्रेड का ये प्रोजेक्शन है जो कि पहले 3.5 था, उसको रिड्यूस करके 1% कर दिया है। वर्ल्ड जीडीपी जो पहले 2.8% से प्रोजेक्ट करी थी, ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करी थी, उसको भी रिड्यूस करके 2.3% डब्ल्यूटीओ ने कर दिया है। इम्पोर्ट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका 8.5%, जो कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करके 0.8% रह गया। इम्पोर्ट फ्रॉम यूरोप 5.4% से रिड्यूस होकर के -0.7%. Although exports from Asia is comparatively less impacted and it will grow with the rate of 1.1%, जो कि पहले प्रोजेक्शन था अप्रॉक्सीमेटली 2.9% का। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एयरलाइंस कैन नाउ टेक अप टू ₹1,500 crore ECLGS loan. If you are regularly following my news channel, you must be knowing about this ECLG scheme जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैंडेमिक के ड्यूरेशन में आत्मनिर्भर भारत के तहत इस स्कीम को लॉन्च किया था। इस न्यूज़ में क्या कहा गया? इस न्यूज़ में जो ECLG स्कीम जो एयरलाइंस के लिए लाई गई थी उस ड्यूरेशन में, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द एयरलाइंस फॉर रिकवरी, उस ECLG स्कीम की लिमिट को 400 से बढ़ा करके 400 करोड़ से बढ़ा करके 1,500 करोड़ कर दिया गया है। तो नाउ अंडर दिस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ECLGS बोलते हैं, नाउ अंडर दिस स्कीम एयरलाइंस कैन अवेल loan up to 1,500 crore, and that's definitely this financial help will help all these aviation companies to tide over their cash flow problem जो कि वो इस समय वो फेस कर रही हैं। पैंडेमिक के ड्यूरेशन में फुटफॉल कम था, पैसेंजर कम थे, रिस्ट्रिक्शन से कई सारी जो फ्लाइट्स थी वो ग्राउंडेड थी। पैंडेमिक के बाद जब रिकवरी स्टार्ट हुई तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस आ गई, जिसकी वजह से जो ATF के प्राइसेस हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए। तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज हुआ, रिकवरी स्टार्ट हुई थी, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। उसके कंपैरिजन में जो ग्रोथ थी, जो पैसेंजर फुटफॉल था, वो उतना सिग्निफिकेंटली नहीं इम्पैक्ट कर रहा, जिसकी वजह से जो एविएशन कंपनीज हैं वो कैश फ्लो की प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने 1,500 करोड़ की जो लोन स्कीम है उसको एविएशन कंपनी के लिए एक्सटेंड कर दिया। ये इसके अंदर जो पहले लिमिट थी वो 400 करोड़ की थी। गवर्नमेंट ने ये स्कीम 2020 में स्टार्ट करी थी और इसके तहत गवर्नमेंट जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको कोलेट्रल फ्री गवर्नमेंट गारंटीड लोन प्रोवाइड करती है। इट मीन्स गवर्नमेंट जो है वो बैंक को गारंटी देती है कि आप इस सेक्टर में लोन प्रोवाइड करिए, इफ़ देयर विल बी एनी डिफॉल्ट वी विल रीपे योर लोन। तो जो कंपनी लोन ले रही हो तो उसको किसी भी तरह का कोलेट्रल नहीं रखना होता है, किसी भी तरह के असेट्स को गिरवी नहीं रखना होता है लोन को लेने के लिए, जिससे कि लोन लेना आसान हो जाता है। कंपनीज पर जो कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स होती है उसको वो रिजॉल्व कर ले। तो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में ये स्कीम लाई गई थी और ऐसा कहा जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो ये डिसीजन है ECLGS स्कीम को एक्सटेंड करने का, ये सारी एयरलाइंस को इम्पैक्ट करेगा जो कि कैश फ्लो की प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो स्पाइस जेट को देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत टाइम से स्पाइस जेट है सेंट्रल का असिस्टेंट मांग रही थी फॉर रनिंग देयर ऑपरेशंस, और स्पाइस जेट ने लास्ट मंथ ही अप्रॉक्सीमेटली 225 करोड़ का लोन लिया था ECLGS इस स्कीम के तहत। तो ऐसा कहा जा रहा है कि दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेप, और डेफिनेटली ये जो स्टेप है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ये एयरलाइंस को हेल्प करेगा कि वो अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, जो उनके ऑपरेशंस हैं उनकी फंडिंग कर सकें इस डिफ़िकल्ट टाइम में, क्योंकि दो मेजर शॉक लगातार ये बोलते थे कंटिन्यूअस लगे, पहला पैंडेमिक और दूसरा रशिया यूक्रेन क्राइसिस। पैंडेमिक की वजह से जो पैसेंजर सेगमेंट है, जो पैसेंजर फुटफॉल है वो कम है। इसके अलावा जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है उसकी वजह से फ्यूल के कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम इट जो इंडियन रुपी है वो भी वीकर हो रहा है। तो इस सारे इम्पैक्ट से ओवरकम करने के लिए, इन सारे चैलेंजेस ने ओवरकम करने के लिए, पैसेंजर डिमांड को स्ट्रेंथन करने के लिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए, एयरलाइंस के लॉसेस को कम करने के लिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 400 करोड़ की स्कीम को एक्सटेंड करके 1,500 करोड़ तक कर दिया है। एंड स्पाइस जेट मे गेट ₹1,000 करोड़ मोर एज लोन अंडर दिस स्कीम। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारी एविएशन कंपनीज है जो कि इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से बेनिफिट होंगी, लेकिन ऐसा
कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट देखने को मिलेगा वो स्पाइस जेट को देखने को मिलेगा। स्पाइस जेट इज़ लाइकली टू रिसीव एन एनुअल एडिशनल ऑफ ₹1000 करोड़ लोन अंडर दिस ECLGS स्कीम। और ये जो अमाउंट है, ये जो लोन है, ये स्पाइस जेट को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उसके ड्यूज़ क्लियर करने में ऑन अ लेसर टाइम, और कुछ नए जो इंजन्स हैं उनको लाने में, जिससे कि जो स्पाइस जेट का रिवेन्यू जनरेशन है वो इंक्रीज हो सके। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 8 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ओपेक प्लस अग्रीड ऑन आउटपुट कट ऑफ 2 मिलियन BPT। इससे पहले की न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं वो टम्बल हुए थे बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। और क्रूड ऑयल के प्राइस सडनली क्यों इंक्रीज हुए थे? क्योंकि जो ओपेक कंट्रीज थे उन्होंने प्रोडक्शन कम करने का अनाउंसमेंट किया था। तो फाइनली अब ओपेक प्लस नेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उनको ओपेक बोलते हैं, और इसमें रशिया को अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो दैट विल बिकम ओपेक प्लस। तो याद रखेंगे आप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इट मीन्स ऐसे कंट्रीज जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, जिनका जो मेजर रिवेन्यू जनरेशन होता है वो पेट्रोलियम के, क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट से होता है। तो फाइनली ओपेक प्लस कंट्रीज यानी ओपेक प्लस रशिया जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग फॉर डीपेस्ट ऑयल प्रोडक्शन का सिंस 2022। कोविड पैंडेमिक के बाद से ये सबसे अभी तक का सबसे बड़ा या सबसे डीपेस्ट कट होगा ऑयल प्रोडक्शन में। वियना में मीटिंग हुई है वेडनेसडे को, जहां पर इन सारे कंट्रीज़ ने, आपको जो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि ओपेक में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। ओपेक प्लस में रशिया भी इंक्लूडेड है, बट ओपेक में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं आते हैं। तो ये सारे कंट्रीज़ मिल करके इन्होंने वेडनेसडे को डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू कप द सप्लाई इन अपकमिंग टाइम, और एक सिग्निफिकेंट कट करने का अनाउंसमेंट किया है, जिसकी वजह से जो यूनाइटेड स्टेट्स है, जो कि ऑलरेडी जिसमें इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा अपने 20-25 साल के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई, जो ऑलरेडी टाइट मार्केट है। और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ही नहीं, जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी भी मार्केट पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऑल्दो यूनाइटेड नेशंस और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी किया ओपेक कंट्रीज़ को कि वो इस तरह का प्रोडक्शन कट का डिसीजन अभी एज ऑफ नाउ ना ले, क्योंकि जो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। और इस कट के बाद ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि और ज़्यादा क्रूड ऑयल के प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंट्रीज़ जिनकी डिपेंडेंसी ओपेक नेशंस पर है, उन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमीज़ है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगी। इसके अलावा जो मेजर इशू है जिसको लेकर के यूनाइटेड स्टेट और वेस्टर्न एलाइज जो कंटिन्यूसली ओपेक कंट्रीज़ को बोल रहे थे कि वो प्रोडक्शन कट ना करें, क्योंकि अगर ग्लोबल एनर्जी प्राइस इंक्रीज़ करेंगे ओपेक प्लस कंट्रीज़ तो डेफिनेट प्रोडक्शन कट करेंगे तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ होंगे, और इंक्रीज़ होंगे तो ये इंक्रीज प्राइस जो होंगे ये रशिया को हेल्प करेंगे कि रशिया अपने वॉर के एक्सपेंडिचर को मीट आउट कर सके, क्योंकि रशिया इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट ऑयल एक्सपोर्टिंग, पेट्रोलियम ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़े तो डेफिनेटली उससे रशिया को बेनिफिट होगा, रशिया के पास ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, रशिया जो है वो अपने एक्सपेंसेस को, स्पेशली वॉर के जो एक्सपेंसेस हैं उनको और ज़्यादा और ईजिली मीट आउट कर पाएगा, यूक्रेन से वॉर को और ज़्यादा टाइम तक एक्सटेंड कर पाएगा। अब चूंकि ओपेक प्लस नेशन में रशिया इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, तो रशिया के प्रेशर में जितने भी ओपेक प्लस नेशंस हैं उन्होंने डिसीजन लिया है कि प्रोडक्शन कट करेंगे, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और अदर कंट्रीज़ जो थे वो ओपेक कंट्रीज़ को मना कर रहे थे। फिलहाल उनके इस प्रेशर को कोई भी इम्पैक्ट ओपेक कंट्रीज़ पर, ओपेक प्लस नेशंस पर देखने को नहीं मिला। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों अनाउंसमेंट किया ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने? तो ओपेक प्लस कंट्रीज़ का ऐसा मानना है कि रिसेंटली जो ऑयल प्राइस में डिप देखने को मिला था, जिसकी वजह से करीब 1-2 वीक पहले जो ऑयल प्राइसेस थे, क्रूड ऑयल प्राइसेस थे, वो थोड़ा सा रिड्यूस होना शुरू हो गए थे, थोड़ा सा ईज आउट होना शुरू हो गए थे। तो अप्रॉक्सीमेटली $120 से लेकर के $90 बिलियन तक का रिडक्शन देखने को मिला था पर बैरल 3 मंथ्स एगो। उसकी वजह से
क्योंकि ग्लोबल रिसेशन की सिचुएशन आ रही है, तो डेफिनेटली जो डिमांड है वो कम होगी। और ओपेक कंट्रीज़ को लगता है कि अभी जो लास्ट 3 मंथ में जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरे हैं, अगर रिसेशन आती है तो इसके बाद ये फर्दर रिड्यूस होंगे, जिससे कि जो ओपेक कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमीज़ इम्पैक्ट करें। तो बेसिकली उन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिसेशन की कंडीशन से इम्यून करने के लिए या लेस इम्पैक्टेड करने के लिए ये डिसीजन लिया, क्योंकि जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं वो आगे आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ द रिसेशन कम डिमांड एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई को उस तरीके से मॉडिफाई नहीं किया गया, तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो और ज़्यादा फॉल डाउन करेंगे, जिसका इम्पैक्ट हमें ओपेक प्लस कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए उस रिसेशन से पहले ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने डिसीजन लिया है कि वो ऑयल प्रोडक्शन में एक सिग्निफिकेंट कट करेंगे। And this decision could undermine a plan by the group of 7 wealthy nations to cap the price of Russia oil on the global market. इससे पहले G7 कंट्रीज ने डिसीजन लिया था कि रशिया का जो ऑयल है, रशिया का जो क्रूड ऑयल है, उस पर प्राइस कैपिंग लगा दी जाएगी। और ओपेक प्लस के ओपेक प्लस नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन के इस डिसीजन के बाद से उनकी जो ये स्ट्रैटेजी थी G7 कंट्रीज़ की, ये स्ट्रैटेजी कंप्लीटली फ्यूटाइल हो गई, पूरी तरीके से वेस्ट हो गई। डेफिनेटली वो उस पर किसी भी तरह का प्राइसिंग कैप नहीं लगा सकते। जिस तरीके से अगर प्रोडक्शन कट होगा तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे और उसकी वजह से रशिया के ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, जिससे रशिया को बेनिफिट ही होगा। तो फिलहाल जो वेस्ट का इकोनॉमिक बैटल चल रहा था मॉस्को के अगेंस्ट, वो स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं बेकार होती हुई भी दिख रही है बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन बाई ओपेक कंट्रीज़। और इसीलिए जो यूनाइटेड स्टेट था वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा था ओपेक कंट्रीज़ को किसी भी तरह के प्रोडक्शन कट पे ना जाए। ऑल्दो ओपेक ने ये प्रेशर सस्टेन किया और ये डिसीजन लिया कि वो रिडक्शन पर जाएंगे, प्रोडक्शन कट पर जाएंगे। वो अपनी इकोनॉमीज़ को आगे आने वाले टाइम में इम्पैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिसेशन। So let us see how the USA or the West countries will actually tackle this situation in future. अब देख लेते हैं some other news clips. India INC get ready to launch green bond to fund projects. So finally, Adani Green Energy, Tata Powers, these companies are planning to launch the green bond for financing their सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, ग्रीन प्रोजेक्ट्स। तो न्यू प्रोजेक्ट्स जो ला रहे हैं अडानी ग्रुप और टाटा ग्रुप, टाटा रिन्यूएबल एनर्जीज, वो अब फंड रेजिंग करने के लिए बॉन्ड्स को इशू करने जा रहे हैं। और कौन सा बॉन्ड इशू करेंगे? ग्रीन बॉन्ड। और इसको लेकर के हमने रिसेंटली एक न्यूज़ भी डिस्कस करी थी, जहाँ पर एक्सपर्ट्स ने बोला था कि जो गवर्नमेंट ने भी बोला था कि इन्वेस्टर्स को आप कन्विंस करिए कि जो ग्रीन बॉन्ड के थ्रू आप मनी रेज कर रहे हैं, जो फंड रेज कर रहे हैं, वो आप सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ही लगा रहे हैं, उसका यूज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में ही हो रहा है। तो अभी के लिए दोनों ही कंपनीज तैयार हैं। टाटा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली $320 मिलियन रेज करेगी थ्रू दिस बॉन्ड्स एंड अदर स्कीम्स। तो एक तो ग्रीन बॉन्ड है, इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी लिंक लोन भी है जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो मोड यूज़ करेंगी कंपनीज, अडानी ग्रुप हो गया, चाहे टाटा पावर हो गया, चाहे जिंदल स्टील JSW हो गया। तो ग्रीन बॉन्ड और सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन्स, ये क्या होते हैं? ग्रीन बॉन्ड्स आर यूज टू रेज द फंड बाय इंडियन कंपनीज फॉर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, वाइल सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन्स आर यूज्ड फॉर द ग्रीन ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स। तो ये दो डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, इनको आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ सकते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। तो दीज आर द ग्रीन पुश बाय इंडियन रेलवे, इंडियन क्लीन एनर्जी होल्डिंग्स, ग्रीन कोविंड प्रोजेक्ट्स, विकास टेलीकॉम, क्लीन सस्टेनेबल एनर्जी एंड अवाडा, and what amount of fund they have actually raised through green funding. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, डेबिट कार्ड इशुएंस गैदर पेस। तो पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी 2021 के कंपैरिजन में इस साल जो कंपनीज हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्होंने एक सिग्निफिकेंट नंबर में डेबिट कार्ड इशू किया। अप्रॉक्सीमेटली 70 मिलियन कार्ड जो हैं वो फर्स्ट 5 मंथ, इस साल के पहले 5 महीनों में अप्रॉक्सीमेटली 70 मिलियन कार्ड, डेबिट कार्ड इशू हुए, जो कि पिछले साल केवल 13 मिलियन थे। तो पिछले साल इस 5 महीनों में, इनिशियल 5 मंथ में 13 मिलियन डेबिट कार्ड इशू किए थे कमर्शियल बैंक्स ने, जो कि इंक्रीज होकर के नंबर 17 मिलियन तक पहुंचे, जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉबेबली इंडियन इकोनॉमी में जो डिमांड है वो पिकअप हो रही है पैंडेमिक की कंपैरिजन में, पैंडेमिक के टाइम के कंपैरिजन।
ऑल्दो इससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर था उस ड्यूरेशन में जो डेबिट कार्ड इशुएंस था उसमें स्लो डाउन देखने को मिला था। उसका सीधा रीज़न पैंडेमिक है, था पैंडेमिक की वजह से डिमांड नहीं थी। बट नाउ द नंबर ऑफ डेबिट कार्ड एज वेल एज द क्रेडिट कार्ड इन सर्कुलेशन इज इंक्रीजिंग. And according to Worldline Digital Payment Report, the total number of credit and debit card in circulation by the end of quarter 2 calendar year 22 was 1 बिलियन, और जो कि आगे भी इंक्रीज होने का एंटिसिपेशन है. अब देख लेते हैं नेक्स्टली, रैशनलाइज ड्यूटीज ऑन इनपुट्स टू नॉन मैन मेड टेक्सटाइल हाउस पैनल. एक कमेटी थी, कमेटी ऑन लेबर टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट. इस कमेटी ने जो रॉ मैन मेड रॉ मटेरियल इनपुट है, मैन मेड टेक्सटाइल है, उस पर ड्यूटी करेक्शन की अपनी रिकमेंडेशन दी हैं. तो बेसिकली जो हाउस पैनल था कमेटी ऑन लेबर टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट में, उसने बोला है कि जो मैन मेड टेक्सटाइल है उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, इवन जो फाइनल मैन मेड टेक्सटाइल है, इन सब पर जो ड्यूटी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है. और यही सिमिलर डिसीजन इससे पहले जीएसटी काउंसिल ने 1 साल पहले दिया था, उस पर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था. फाइनली जो हाउस पैनल ने भी जीएसटी की रिकमेंडेशन को इंडोर्स कर दिया है. सो लेट अस सी, जो मैन मेड टेक्सटाइल है उसमें हमें कुछ ड्यूटी करेक्शंस, इनपुट ड्यूटी करेक्शंस, टैक्स रिवीजन देखने को मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में. जो मेन प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर मैन मेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये यही है कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है दैट अराइज व्हेन द फिनिश्ड प्रोडक्ट एट अ लोअर टैक्स ब्रैकेट कंपेयर टू द रॉ मटेरियल इनपुट. और इसी प्रॉब्लम को रिवाइज करेक्ट करने के लिए जीएसटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, जीएसटी काउंसिल ने. इसके बाद से हाउस पैनल सेट किया था और हाउस पैनल ने भी सेम रिकमेंडेशंस को एंडोर्स किया है जस्ट टू revive the textile industry in India. So let us see how government will take this particular decision or recommendation of the House panel. अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल. एट ₹3,513 करोड़ मध्य प्रदेश बैक्स मोस्ट टेक्सटाइल पीएलआई इन्वेस्टमेंट. तो मध्य प्रदेश ने पीएलआई इन्वेस्टमेंट जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए लाया था उसमें टॉप किया. टॉप किया किस सेंस में? मध्य प्रदेश हैज़ बैक द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द ट्यून ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3,513 करोड़ अंडर द पीएलआई स्कीम. तो अप्रॉक्सीमेटली 3,513 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थ्रू दिस पीएलआई स्कीम. व्हाट इज पीएलआई स्कीम? कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, जहां पर कंपनीज को प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है उसके करने के लिए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स मिलते हैं. तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है इस पर्टिकुलर. और इसको सोलर के केस में सबसे पहले इसको लाया था, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल के केस में. इसके बाद इसको सोलर, टेक्सटाइल, लिथियम, ऑटोमोबाइल, इन सभी सेगमेंट में एक्सटेंड कर दिया गया है. तो टेक्सटाइल के में जो पीएलआई स्कीम लाई गई थी उसमें मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ग्रैब किया है, फॉलोड बाय गुजरात एंड महाराष्ट्र. दिस इज द लिस्ट यू कैन सी. तो टॉप 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैक किया अंडर दिस पीएलआई स्कीम इन टेक्सटाइल सेक्टर. मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. लोएस्ट पे कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on ट्विटर, रिसर्च गेट एंड इंस्टाग्राम. आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डेली पीडीएफ मिल जाएगी मिंट इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइंस की. एंड इफ़ यू लाइक द इनिशिएटिव, प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड do not forget to share it with your network for the maximum reach. So that's all for today, students. Thank you. Have a nice day.